Now we will go with the new chapter, financial management, in 40 minutes. Okay. What is finance? Money. What is business finance? Business finance is whatever the money, whatever amount of money is required to run the business, to purchase assets or anything, or to pay off the liabilities is called business finance. Money required for carrying out business activities is called business finance. Finance is needed to establish a business, run it, modernize it, expand it, or to diversify it. Okay. Financial management is the activity. What is financial? Financial management is the activity considered planning, raising, controlling, and administrating of funds and used in the business. अपन इसको और अच्छी लैंग्वेज में पढ़ लेंगे. फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो एक्टिविटी है जिसमें अपन पैसे का कैसे यूज़ करना है, उनको कहाँ से रेज करना है, कैसे यूज़ करना है, रिक्वायरमेंट एंड यूजेज ऑफ फंड. ओके. Procurement and usage of funds. Optimal procurement as well as usage of funds. Availability of enough. सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ. बिजनेस खोला है तो ऑब्वियसली मालिक को पैसा कमाना है. शेयर होल्डर कौन होता है? मालिक ही होता है ना. पैसा कमाना ही बिजनेस में अपना मेन मोटिव होता है, बाकी सारी चीज़ें फालतू होती है. फॉर विच इज द अचीवमेंट ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? अपने ओपन आगे बढ़ेंगे. ओके. इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है और फाइनेंसिंग डिसीजन होता है. इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो डिसीजन होता है कि अपन को कौन से एसेट में कितने टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए करना है या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, अपनी रिक्वायरमेंट क्या है. वेन एवर वी डू इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म, इट इज़ कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन. इसमें ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है. जैसे अपन ने एक ज़मीन खरीद ली 5 करोड़ की, तो या तो वो अपन को चांद तक ले जा सकती है या ज़मीन तक, कुछ भी हो सकता है. तो इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगता है. ये इरिवर्सिबल है. अपन इतना ह्यूज कॉस्ट लगा देते कि फिर अपन वापस पीछे जाने का नहीं सोचते. कोई 700 रुपये की मशीन नहीं जो आपने ली और वाह चलो ठीक है काम नहीं आ रही, 600 में बेच दी. ऐसे नहीं चलती. अगर 4 करोड़ पे आप 10% का लॉस भी लेते हो तो 40 लाख होता है ना. 40 लाख कोई छोटा अमाउंट थोड़ी है. वाइल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल डिसीजन विच अफेक्ट डे टू डे वर्किंग ऑफ ए बिजनेस. ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है. एक ज़मीन लेते हैं अपन, प्लांट लेते हैं तो अपन इसका यूज़ करते हैं. ये इसमें अपन छोटी मोटी मशीनें लेते हैं जिससे अपना डे टू डे का काम होता रहता है. ओके. उसके बाद आता है फाइनेंसिंग डिसीजन. इसमें अपन को 3 डिसीजन पढ़ने. ओके. फाइनेंसिंग डिसीजन ये होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ फाइनेंस टू बी रेज फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज. द मेन सोर्सेज ऑफ फंड्स आर इक्विटी, शेयर होल्डर्स एंड बोरोड फंड. देखो अब इसमें अपन को क्या करना होता है, ये डिसाइड करना होता है कि अपन को फंड कहाँ से रेज करना है. फंड कहाँ से रेज करना है मतलब या तो अपन इक्विटी से कर सकते हैं या शेयर होल्डर फंड से कर सकते हैं. शेयर होल्डर फंड मतलब कैपिटल मार्केट से, या फिर बोरोड फंड, अपन ने बैंक से उधार ले लिया. एक बात याद रखना, इक्विटी एंड शेयर होल्डर फंड आर सेम. तो डेट से लेना है, किससे लेना है, या फिर सरकार से लोन लेना है, क्या है किसी रिश्तेदार से, तो ये अपन को डिसाइड करना होता है. ये अपन किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं वो अपन अगले पेज पे पढ़ेंगे. उसके बाद आता है डिविडेंड डिसीजन. डिविडेंड डिसीजन क्या था? डिविडेंड रिफर्स टू द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच डिस्ट्रीब्यूट. जैसा कि अपन ने अकाउंट्स के शेयर वाले चैप्टर में पढ़ा था, डिविडेंड. डिविडेंड मतलब वो पार्ट अपने प्रॉफिट का जो अपन बांट देते हैं अपने शेयर होल्डर्स में. आपने हमारा 10 रुपये का शेयर खरीदा, वही ये लो 1 रुपये का डिविडेंड भी लो, क्योंकि आपने हम पे रिस्क ली थी. डिविडेंड क्या होता है अपन को उसमें नहीं जाना. अपन को सिर्फ ये समझना है डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स. जब भी कंपनी डिविडेंड देने का डिसाइड करती है ना, तो उस पर बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि अब वो देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कब देना चाहिए. अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस फ्रॉम स्पेसिफाइंग द सोर्सेज. अपन को कितना फंड चाहिए ये पता करना और किस सोर्स से चाहिए ये पता करना, उसको कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या होता है? टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, एडवोकेट फंड एट द राइट टाइम. एडवोकेट मतलब एकदम सही अमाउंट, ज़्यादा नहीं. अगर आप ज़्यादा फंड ले लोगे, आपको 1 करोड़ चाहिए, आपने 2 करोड़ का लोन ले लिया, तो 2 करोड़ आ गया अपने अकाउंट में, तो एक अच्छी बात थोड़ी. आपको उस 2 करोड़ पर टैक्स भी तो वो भी तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट.
तो हमेशा अपन को एडवोकेट फंड चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज फंड अननेसेसरी। यही पॉइंट है यहाँ पे आगे। अब अपन ने जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ा था ना पिछले पेज पे कि लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप क्या क्या फैक्टर्स देखते हो? एक तो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर जैसे आपने एक ऐसा बिजनेस खोल लिया जिसमें रेगुलर कैश फ्लो ही नहीं है, आप आज माल बना रहे हो, आपका माल एक दिन में बन जाता है, ठीक है, पर पेमेंट आता है 1 साल बाद, 6 महीने बाद, ऐसा कुछ। तो आपका तो पैसा अटक गया ना। आपने एक बार माल बना लिया, 5 दिन माल बना लिया, पैसा तो आपका बहुत टाइम बाद आएगा, तो आप आगे क्या करोगे? कैश फ्लो ही नहीं है, आपकी कंपनी कैसे रन करोगे? आपने प्लांट खड़ा कर दिया, उसका पैसा कैसे, जो इंटरेस्ट कैसे चुकाओगे बैंक का? तो कैश फ्लो में अपन को देखना पड़ता है अपन को कितनी रिसिप्ट मिल रही है, कितना पेमेंट अपन दे रहे हैं। कैश फ्लो हमेशा एक कंपनी का लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हुए अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आता है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कि आपको इस चीज़ से, अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपको, क्या इमेजिन कर रहे हो, आपको 10% रिटर्न मिल रहा है, 1% रिटर्न मिल रहा है, तो रेट ऑफ रिटर्न अच्छा होना चाहिए। अगर आपको एक जगह 10 रुपये लगा के 2% का रेट ऑफ रिटर्न, 20% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, मतलब 12 रुपये, और एक जगह वही चीज़ 18 मिल रही है, तब उस तरफ जाओगे ना, 18 की तरफ। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जैसे ये कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व होता है, इंटरेस्ट रेट इन्वॉल्व होती है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन्वॉल्व होता है। इंटरेस्ट रेट मतलब आपको किस इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल रहा है, किस चीज़ पे आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत बार ये होता है कि बैंक जैसे अगर आपको फैक्ट्री खरीदनी है तो आपको 6% पे लोन दे देगा। वही चीज़ अगर आपको एजुकेशन के लिए लोन चाहिए तो वो आपको 1% में मिल जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स अपन को ध्यान रखने पड़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। अपन ऊपर क्या पढ़ा था? फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या होता है कि आपको कितना पैसा चाहिए और कहाँ से चाहिए। कॉस्ट, अगर आपका कॉस्ट ऑफ रेजिंग ऑफ फंड, जब भी अपन फंड रेज करते हैं ना तो कुछ ना कुछ कॉस्ट लगता ही है। जैसे अगर आप शहर से कर रहे हो, आपने अंडर रेटर अपॉइंट कर लिया, आपको फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह देने पड़ेंगे। तो जहाँ सबसे कम कॉस्ट होगा ना, आप वहाँ से फंड रेज करोगे। ये अपन एनसीईआरटी से पढ़ते हैं एक सेकेंड। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, दिस इज द माय स्क्रीन रिकॉर्डिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियल प्रिपरेशन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड टू सी व्हाट द फर्म डज। ये याद रखना, फाइनेंशियल प्लानिंग 3 से 5 साल के लिए होती है। It isn't forecasting what may happen in future under different business situations. फाइनेंशियल प्लानिंग से क्या होता है, देखो, आप आपको ना ये फोरकास्ट हो जाता है कि आपके कंपनी में बिजनेस में फ्यूचर में आपके साथ क्या क्या घटना घट सकती है। और इधर ये भी होता है कि बिजनेस में अगर शौक आता है तो उसका एब्जॉर्व करने में ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि आपने एडवोकेट अमाउंट फंड रेज कर रखा है। ये बिजनेस की वेरियस एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करती है। बिजनेस फंक्शन एग्जांपल सेल्स वगैरह, ये सही, ये तो ऑब्वियसली है। ये इतना वो ज़रूरी भी नहीं है। डिटेल प्लान ऑफ एक्शन प्रोवाइड यूजर रिड्यूस वेस्ट और डुप्लीकेशन ऑफ एट गैप्स इन प्लानिंग। ये प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक करता है। लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन ऑन बाय स्पेलिंग आउट। ये नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, जितना हमारा टाइम था, मतलब इसके पॉइंट्स कहाँ हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग, ये चैप्टर कभी एनसीईआरटी से समझ ही नहीं आता यार। हम्म फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स टू डिफरेंट सोर्सेज आर डिफरेंट प्रोटेंडेड। हमेशा अपन को चीपेस्ट कॉस्ट, चीपेस्ट फंड, चीपेस्ट सोर्स ढूंढना है जिससे अपन को सबसे सही रेट पे सही चीज, सही पैसा मिल रहा है। ओके, रिस्क, अगर किसी उसमें रिस्क ज़्यादा है, जैसे अब डेट में ज़्यादा रिस्क है और अपन, ये कंपनी चाहती है कि अपन रिस्क नहीं लेवे, तो अपन डेट नहीं रेज करेंगे, अपन उसमें जाएंगे शेयर होल्डर फंड में। फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपको ना पैसे रेज करते हुए लगती है। इट इज़ सेम लाइक कॉस्ट बट
थोड़ा सा कुछ स्लाइड सा डिफरेंशिएट हो। जैसे अपन शेयर शेयर खरीदते हैं, शेयर इशू करते हैं अपन, आईपीओ निकालते हैं, तो उसमें भी एक फ्लोटेशन कॉस्ट लगता है जो अपन ने शेयर वाले कैपिटल चैप्टर में पढ़ा था अकाउंट्स में। तो जितना ज़्यादा फ्लोटेशन का उतना ही वो सोर्स क्या होगा अपने लिए, लेस अट्रैक्टिव। कैश फ्लो पोजीशन, अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, उसको टाइम टू टाइम पैसा आ रहा है, तो वो क्या करेगी, वो बैंक से लोन ले लेगी, क्योंकि उसको पता है उसके पास इंटरेस्ट चुकाने का पैसा वापस आ जाएगा। डेट फाइनेंसिंग उसके लिए ईजी हो जाएगी। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, एक वो कॉस्ट होता है जो बिजनेस में एक बार में ही देना पड़ता है। अगर कंपनी का फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है तो वो, हाँ कंटिन्यू करते हैं। क्या कर रहा था मैं, अगर कंपनी का फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है तो वो क्या करेगी, अगर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है तो वो डेट फाइनेंसिंग को प्रेफर करेगी। वही अगर वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, कंपनी को डे टू डे पैसा चाहिए, तो वो डेट की जगह शेयर होल्डर फंड में जाएगी। स्टेट ऑफ कैपिटल का कंट्रोल कंसिडरेशन, अगर कंपनी चाहती है कि इक्विटी क्या करेगी, उसका कंट्रोल डाइल्यूट कर देगी, उसके जो नंबर ऑफ मालिक है वो बढ़ जाएंगे तो कंट्रोल डाइल्यूट होगा ना, तो कंपनी क्या करेगी, उस तरफ नहीं जाएगी शेयर होल्डर फंड की तरफ, वो जाएगी डेट फाइनेंसिंग की तरफ। स्टेट अगर कैपिटल मार्केट की हेल्थ सही है, मतलब कैपिटल मार्केट बढ़ रहा है, अगर गिरते हुए मार्केट में कोई अपने शेयर क्यों डालेगी, गिरते हुए मार्केट में डालना मतलब अपने शेयर का प्राइस भी साथ साथ गिराना। पर अगर कैपिटल मार्केट बहुत बूम पे है, 10 से 100 पे जा रहे हैं शेयर, बहुत अच्छा कमा रहे हैं लोग, तो कंपनी कैपिटल मार्केट की तरफ जाएगी। डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड में क्या होता है कि डिविडेंड बहुत सारे बेसिस पे होता है। अमाउंट ऑफ फंडिंग, अगर कंपनी ने पिछले साल और इस साल अच्छा कमाया है, रेगुलर कमा रही है तो वो डिविडेंड देगी। अमाउंट ऑफ फंडिंग उसकी अच्छी है, वो हर साल अच्छा अच्छा अमाउंट कमा रही है, तो भी वो डिविडेंड दे सकती है। स्टेबिलिटी है अर्निंग में कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम है, कंपनी है स्टेबल अर्निंग इन बेटर पोजिशन टू डिक्लेयर है डिविडेंड। अगर वो स्टेबिलिटी अर्निंग में, तो वो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड रेज कर सके। स्टेबिलिटी, अगर कंपनी पिछले 5 साल से डिविडेंड दे रही है, कुछ कई सालों से डिविडेंड दे रही है, तो कंपनी हर बार ये सोचती है कि हम अपना डिविडेंड बढ़ा देते हैं, और डिविडेंड देते हैं ताकि है ना, जो इन्वेस्टर का भरोसा है वो बना रहे। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, अगर कंपनी पहले कई सालों से देती आ रही तो वो देगी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर कंपनी को लगता है कि फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, वो अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकती है, तो उनका पैसा भी चाहिए होगा, तो शायद वो डिविडेंड ना दे। अगर कैश फ्लो का इनफ्लो अच्छा है, कंपनी के पास अच्छा अमाउंट ऑफ कैश रहता है, कंपनी कैश में शॉर्ट नहीं है, तो कंपनी डिविडेंड देगी। पैसा होना चाहिए कुल मिला के। शेयर होल्डर प्रेफरेंस, अगर शेयर होल्डर की प्रेफरेंस है कि वो डिविडेंड मिले उनको, शेयर होल्डर का जनरल डिज़ायर होता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविडेंड उनको मिले, तो कंपनी क्या चाहेगी कि वो अपने शेयर होल्डर्स को खुश रखे। जैसे इधर एक और पॉइंट आता है कि टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स, पीछे वाले पेज पाएगा। निया 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 निया। अगर कंपनी के जैसे शेयर होल्डर्स है, तो वो सारे बुढ़े बुढ़े शेयर होल्डर्स है, बुढ़े तो सॉरी, ओल्ड शेयर होल्डर्स है, तो कंपनी क्या चाहेगी कि अपन शेयर से पैसा रेस करे, डिविडेंड देवे, ताकि उन लोगों की हेल्प हुए। टैक्सेशन पॉलिसी, अगर देखो टैक्स ऐसे डिवाइड होता है, अगर कंपनी डिविडेंड देती है और रिटेन अर्निंग है उनके पास, तो सम उनके किस सेक्शन पे क्या टैक्स ट्रीटमेंट होता है ना डिविडेंड पे, वो नहीं होता। जैसे कंपनी ने 10 लाख कमाए, तो उसको 10 के 10 पे टैक्स देना है। पर अगर वो 2 लाख 2 लाख डिविडेंड में दे दे, तो उन कंपनी के पास कितने बचे, 8 लाख। अब कंपनी को 8 लाख पे ही टैक्स देना है। पर बहुत बार क्या होता है, टैक्स ऑन डिविडेंड भी होता है। जैसे इफ टैक्स ऑन डिविडेंड इज हायर, इट इज़ बेटर टू पे लेस बाय वे ऑफ डिविडेंड एज कम्पेयर टू दिस हायर डिविडेंड मे बी डिक्लेयर्ड इफ टैक्स रेट्स आर रिलेटिवली लोअर। जब डिविडेंड पे टैक्स लगते हैं, तो जितना ज़्यादा डिविडेंड पे टैक्स लगेगा, कंपनी उतना ही डिविडेंड देने से बचेगी। स्टॉक मार्केट रिएक्शन,
इन्वेस्टमेंट वे, जब भी है ना एक कंपनी चाहती है उसकी शेयर प्राइस बढ़े, तो कंपनी क्या चाहेगी कि अपन अच्छा अमाउंट ऑफ डिविडेंड दे, ताकि शेयर होल्डर्स में क्या है, एक वो खुशी आ जाती है, वाह यार ये कंपनी तो डिविडेंड दे रही है, 25 रुपये दे रही है, तो अपन इसका शेयर खरीद। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, जो लार्ज और रेपुटेड कंपनी है ना, उनके पास बहुत इजी एक्सेस है कैपिटल मार्केट का, तो उनको रिटेन अर्निंग या शेयर मार्केट पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि वो डिविडेंड दे ना दे, उनका मतलब उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो बहुत बड़े प्लेयर बन चुके हैं। जैसे रिलायंस, अब रिलायंस को नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई उनके शेयर खरीद रहा है नहीं खरीद रहा है, बहुत अच्छे लोगों में उन्होंने पकड़ बना ली है वैसे ही। लीगल कंसेंट, अगर कंपनी को कंपनीज एक्ट में लीगली अलाउ है डिविडेंड देना, वॉट एवर अमाउंट दे आर अलाउड टू, दे कैन गिव, अगर उनको नहीं अलाउ है तो वो नहीं दे सकते। वही चीज़ होती है कॉन्ट्रेक्चुअल, जब कंपनी लोन लेती है बैंक वालों से, तो बैंक वाले बोलते हैं कि आप तो 10 लाख ही कमा दो, जिसमें भी आप 3-3 लाख डिविडेंड में बांट देते हो, तो आप हमारा लोन कैसे चुकाओगे, आप हमारा इंटरेस्ट कैसे दोगे। तो अब से आप एक क्लॉज साइन कर लो, हमारे साथ डील कर लो कि अब से अगले 5 साल तक या वॉट एवर टाइम फ्रेम इज, आप डिविडेंड नहीं दे सकते। फाइनेंशियल प्लानिंग अपन ने पढ़ लिया था। कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं करना। हम्म, वापस पढ़े फैक्टर 7, अर्निंग्स, स्टेबिलिटी और डिविडेंड ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, अगर फ्यूचर में ग्रोथ देख रही है तो कंपनी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है। प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर की क्या प्रेफरेंस है, डिविडेंड पे कितना टैक्स लगता है वो भी डिपेंड करता है। अब अपन पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें अपन ये डिसाइड करते हैं कि कितना ओनर्स फंड होना चाहिए, कितना बोरोड फंड होना चाहिए। 50 लाख को अपन को लोन लेना है, अपन को कंपनी को 50 लाख चाहिए, तो कितना वो इक्विटी से रेज करे, कितना वो बैंक से लोन लेवे, कितना डेट फाइनेंसिंग करे। ओके, द प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल। फाइनेंशियल लेवरेज वो होता है जिसमें अपने टोटल डेट कितनी होती है। अगर एक कंपनी में 50 लाख उनको रेज करने हैं, 25 लाख उनने लोन ले रखे, तो इसका मतलब वो उनकी फाइनेंशियल लेवरेज है। लेवरेज मीन्स लोन, लेवरेज इक्वल्स टू लोन। मैम प्रपोर्शन, अगर कंपनी में डेट का वो ज़्यादा है, डेट फाइनेंसिंग ज़्यादा कर रखी है, तो उसको क्या कहेंगे, हाईली लेवर्ड फर्म। अगर कम कर रखी है तो लो लेवर्ड फर्म। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कैश फ्लो पोजीशन, कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन अगर अच्छा हो तो वो डेट ले सकती है, बनना पड़ा था। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अपन अकाउंट्स के रेशियो वाला चैप्टर में पढ़ा था कि अर्निंग, कंपनी की अर्निंग है जैसे 1 लाख, और उनने लोन ले रखा है 50,000 का, तो उनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है ना, 1:2। हायर द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंडिकेट द कंपनी हैव मोर बोरोड फंड्स। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है तो वो डेट ले सकती है, क्योंकि उनको पता है 10% वो इधर से कमा लेंगे और 8% का उनको इंटरेस्ट देना है। फ्लोटेशन कॉस्ट, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट कम है तो वो डेट फाइनेंसिंग की तरफ जा सकती है। कंट्रोल टैक्स रेट, ये सब हो गया। फिक्स कैपिटल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल refers to the investment in long term asset, investment in fixed नेचर ऑफ फिक्स नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपका बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का तो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट चाहिए,
ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए। अगर आपका ट्रेडिंग वाला बिजनेस है, आपको छोटा पैसा चाहिए। तो अपन यह समझ गए, अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको कितना पैसा चाहिए, बहुत सारा। तो उसके लिए आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि आपको मशीनरी लगानी है, बिल्डिंग खरीदनी है, ये वो। वही अगर बिजनेस है ट्रेडिंग का, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर कंपनी लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रही है तो उसको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग ऑन स्मॉल स्मॉल स्केल। चॉइस ऑफ टेक्निक, अगर एक कंपनी की कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक है, मतलब वो मशीनरी पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं रेदर देन वर्कर्स, तो भी उनका फिक्स कैपिटल ज़्यादा होगा। अगर कंपनी सोच रही है कि वो आगे जाके टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर ले, तो उनको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि अभी वो 1 लाख की मशीन पर ऑपरेट कर रहे हैं, वो आगे जाके सोचे हमको 10 लाख की मशीन लानी है, तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा ना। टेक्नोलॉजी वैसे भी आगे जाती रहती है रोज़ रोज़। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, अगर कंपनी को लगता है आगे ग्रोथ है, तो वो कंपनी को फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा, ताकि वो एक्सपांड कर सके अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी और वॉट एवर। अगर कंपनी को डाइवर्सिफिकेशन करना है, आज कंपनी टूथब्रश बना रही, कल उनको टूथपेस्ट भी बनाना है, तो उनको फिक्स कैपिटल ऑब्वियसली ज़्यादा चाहिए। वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इस रिफरेंस को याद कर लेना। वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर एक ट्रेडिंग बिजनेस है तो उनको लो वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। एज ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नो प्रोसेसिंग। 1 सेकेंड। ये पॉइंट मुझे पहले भी समझ नहीं आता। नेचर ऑफ बिजनेस है, बट ट्रेडिंग कंसर्न नीड्स लेस फिक्स कैपिटल। ओके, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइज लोअर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एज कम्पेयर टू। ओके, तो ट्रेडिंग बेसिस में अपन को ये याद रखना है कि ट्रेडिंग बिजनेस में फिक्स कैपिटल भी कम चाहिए, वर्किंग कैपिटल भी कम ही चाहिए एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अपने आप में ही बड़ा है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर कंपनी लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर रही है, उसको ज़्यादा इन्वेंट्री रखनी है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए स्मॉल कंपनी से। बिजनेस साइकिल क्या होता है? एक कंपनी अगर आज माल बेच रही है, ठीक है, और उसको वापस पैसा 5 दिन में ही आ रहा है, तो बिजनेस साइकिल बहुत अच्छी है। पर अगर एक कंपनी को पैसा बहुत टाइम बाद आ रहा है, तो वो बिजनेस साइकिल अच्छी नहीं है। इन द टाइम ऑफ बूम मोर प्रोडक्शन विल बी अंडरटेकन, सो मोर वर्किंग कैपिटल। अगर बिजनेस साइकिल अच्छी है, कंपनी के पास डे टू डे पैसा आ रहा है, तो उनको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। अगर बिजनेस साइकिल इज नॉट गुड, तो उनको पैसा नहीं नहीं नहीं, बिजनेस साइकिल अच्छी है, हर सही टाइम पे पैसा आ जाता है, तो फिर भी उनको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। पर अगर पैसा नहीं आता है, तो उनको वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। सीजनल फैक्टर, अगर कंपनी का पीक सीजन है, प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, तो उनको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा। क्रेडिट अलाउ, अगर कंपनी का काम है क्रेडिट का, इफ़ क्रेडिट इज अलाउड बाय कंसर्न टू इट्स कस्टमर, देन इट विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। आप क्रेडिट में माल बेच रहे हो, आपको 6 महीने बाद पैसा आ रहा है, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा ना, ऑब्वियसली। यही चीज़ अपन ने ऊपर बिजनेस साइकिल में पढ़ी थी। क्रेडिट अवेल्ड, इफ ए फर्म में, अगर कंपनी रॉ मटेरियल क्रेडिट पे खरीद पा रही है, तो उसको क्यों चाहिए वर्किंग कैपिटल? और देखो, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अगर एक कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी है, तो उसका वर्किंग कैपिटल हमेशा कम चाहिए होगा। इन्फ्लेशन मतलब जो जो महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उसका वर्किंग कैपिटल ऑब्वियसली ज़्यादा चाहिए होगा। लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर कंपटीशन ज़्यादा है, तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्न बाय शेयर इक्विटी शेयर। ये नहीं था यार हमारे टाइम पे शायद। ये क्वेश्चन देखेंगे अपन। नेम द कॉन्सेप्ट विच इंक्रीजेज रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स विद चेंज इन कैपिटल। मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ, कैपिटल बाय डिसीजन। 3 फैक्टर जो अफेक्ट करते, रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया एंड ऑल, व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सारी डिफाइन से याद करनी पड़ेगी। कैपिटल स्ट्रक्चर, 5 फैक्टर्स का अफेक्ट करते हुए, 6 फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कैपिटल रिक्वायर्ड टू रन डे टू डे एक्टिविटीज है।